हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लोन वुल्फ एक्सप्लेन्ड और आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वेंसडे के थर्ड एपिसोड को। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी लाइब्रेरी से होती है जहां पिछले एपिसोड में हमने वेंसडे को किडनैप होते हुए देखा था। हम देखते हैं कि वेंसडे के हाथों को रस्सियों से बांधकर और उसके मुंह को कपड़े से ढककर रखा गया होता है। बहुत से नकाबपोश लोग वेंसडे को घेर कर खड़े होते हैं और उनमें से एक आकर वेंसडे के चेहरे को ढके उस नकाब को हटाता है और दूसरा वेंसडे से सवाल करता है। पर सवाल करते ही वेंसडे उसकी आवाज़ पहचान जाती है और कहती है कि तुम अपना नकाब हटा सकती हो बियांका। और हम देखते हैं कि वे किडनैपर कोई और नहीं बल्कि स्कूल के ही स्टूडेंट्स होते हैं। जेवियर के पूछने पर कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, वेंसडे जेवियर को और बाकी सारे लोगों को बताती है कि रोवन के बुक के फटे हुए पेज की मदद से वेंसडे वहाँ तक पहुँच गई। और फिर जेवियर वेंसडे से ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वेंसडे मना कर देती है और बातों ही बातों में वह अपनी रस्सियां भी खोल चुकी होती है और फिर वेंसडे वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे वही किताब देख रही होती है और अपने सवालों के जवाब ढूंढने में लगी होती है कि वह 30 साल पहले लिखे गए उस किताब में कैसे है या रोवन मरने के बाद वापस कैसे लौट आया। आगे हम प्रिंसिपल वीम्स को बच्चों को संबोधित करते हुए देखते हैं, जिसमें वह बताती है कि सारे स्टूडेंट्स को वॉलंटियर सर्विस के लिए 10 बजे रिपोर्ट करना है और इस साल आउटरीच डे पर एक स्पेशल इवेंट होगा जिसमें टाउन स्क्वायर पर एक नए स्टैचू की स्थापना होगी और सारे नवमोस्ट स्टूडेंट्स को परफॉर्म करना होगा। फिर सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि किस बच्चे को कहाँ काम करना है। वेंसडे और इनिट बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रिंसिपल वीम्स आती हैं और वेंसडे को बताती हैं कि आज उसे टाउन स्क्वायर पर परफॉर्म करना है अपने चेलो के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल ने वेंसडे को चेलो बजाते हुए सुना था कुछ रात पहले और वह बहुत इम्प्रेस्ड थी उनके चेलो बजाने से। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे जेरिको शहर पहुंच गए हैं। वहीं हम जेवियर और वेडनेसडे को भी रोवन के मैटर पर बात करते हुए देखते हैं। वेंसडे जेवियर से पूछती है कि क्या तुमने रोवन को मैसेज किया है स्कूल से निकल जाने के बाद, जिस पर जेवियर वेंसडे को बताता है कि उसने मैसेज किया तो था पर रोवन ने रिप्लाई नहीं किया। वेंसडे जेवियर से रोवन की बुक दिखाकर पूछती है कि तुमने यह किताब पहले देखी है। इस पर जेवियर उसे बताता है कि फेस्टिवल के कुछ दिन पहले उसने यह किताब रोवन के डेस्क पर खुली हुई देखी थी और जब उसने रोवन से इस बारे में पूछा तो वह गुस्सा हो गया। यह वही सीन होता है जो वेंसडे ने अपने विजन में देखा होता है रोवन के चश्मे के छूने के बाद। जेवियर वेंसडे से पूछता है कि इस जर्नल में तुम कैसे हो, जबकि यह बुक तो 30 साल पुरानी है और तुम्हारे साथ क्रैकस्टोन क्या कर रहा है। क्रैकस्टोन का नाम सुनते ही वेंसडे जेवियर से पूछती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। इस पर जेवियर वेंसडे को क्रैकस्टोन के बारे में बताता है कि जोसेफ क्रैकस्टोन जेरिको शहर का फाउंडर है और वह इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है। फिर जेवियर वेंसडे को उसकी तस्वीर होर्डिंग में दिखाता है। आगे हम शेरिफ को देखते हैं जो मेयर के साथ होता है और मेयर से कहता है कि जंगल में छुपा खतरा स्कूल से जुड़ा हुआ है, जिस पर मेयर शेरिफ को कहते हैं कि उसे हर बात में नेवमो को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि नेवमो स्कूल ही जेरिको शहर के देखभाल की सारी रकम देता है, यहाँ तक कि शेरिफ की सैलरी भी। और आगे मेयर शेरिफ को कहते हैं कि जाओ और जाकर उस भालू को मार गिराओ। आगे हम मेयर को बच्चों को संबोधित करते हुए देखते हैं। फिर सारे बच्चे अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वेंसडे इनिट से अपना असाइनमेंट स्विच करने को कहती है, क्योंकि इनिट के पास पिलग्रिम वर्ल्ड होता है और वेंसडे के पास यूरेयस हीप। पर वेंसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड में जांच करनी होती है क्रैकस्टोन के बारे में। पहले इनिट नहीं मानती, पर बाद में वेंसडे के यह कहने पर कि एजेक्स को भी यूरेयस हीप में ही काम करना है तो एनिड मान जाती है और असाइनमेंट एक्सचेंज कर लेती है। आगे हम वेंसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड में देखते हैं
जहां सभी बच्चों को एक औरत पिलग्रिम वर्ल्ड के बारे में बता रही होती है और साथ ही क्रैकस्टोन के सामान के रखे होने के जगह के बारे में भी बताती है। वेंसडे उससे पूछती है कि उस जगह पर क्रैकस्टोन के रिलेटेड कौन कौन से सामान हैं और वेंसडे कहती है कि उसे वहीं काम करना है, पर लेडी वेंसडे को यह कहकर मना कर देती है कि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है और सारे बच्चों को लेकर काम करवाने के लिए एक दुकान लेकर जाती है और सारे बच्चों को कॉस्ट्यूम देती है पहनकर काम करने के लिए। आगे हम इनिड को एजेक्स के साथ एक एंटीक स्टोर में देखते हैं जहां मरे हुए जानवरों का एंटीक कलेक्शन होता है। इनिड काफी खुश होती है क्योंकि उसे एजेक्स के साथ में वक्त गुजारने का मौका मिला था। तभी उस दुकान की मालकिन उन दोनों को कंघी देती है और नेवलों के बाल साफ करने को कहती है। वे दोनों वहां से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। आगे हम बियांका, वेंसडे और बाकी सारे बच्चों को देखते हैं जो कॉस्ट्यूम पहनकर बेकरी का सामान बेच रहे होते हैं, पर वेंसडे के सारे कस्टमर्स भाग जाते हैं बिना कुछ खरीदे ही, क्योंकि वेंसडे कस्टमर्स को जर्मन भाषा में फज के बारे में सिर्फ बुरी बातें बताती है। इधर यूजीन ने ढेर सारा फज खाया होता है, पर तभी वहां बुली बॉयज आ जाते हैं जिसमें से एक मेयर का बेटा भी होता है जिसे वेंसडे ने कॉफी शॉप में मारा था, और वो यूजीन को परेशान करने लगते हैं। पर तभी यूजीन उनके शरीर पर उल्टी कर देता है और वे लोग यूजीन को टॉर्चर करने लगते हैं। पर तभी वहाँ वेंसडे आती है और उनसे यूजीन को छोड़ने के लिए कहती है, पर वे नहीं मानते और वेंसडे उनमें से एक को फिर मारती है और यूजीन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम कॉफी शॉप में मेयर को वीम्स से मिलते हुए देखते हैं और मेयर वीम्स को शुक्रिया अदा करते हुए देखते हैं इलेक्शन में उन्हें खुलकर डोनेट करने के लिए। फिर प्रिंसिपल वीम्स मेयर को मिसेस थॉर्नहिल से मिलवाती हैं। इधर हम वेंसडे को देखते हैं जो यूजीन को साफ कर रही होती है। यूजीन के पूछने पर कि वेंसडे उसकी मदद क्यों कर रही है जबकि आज तक उसकी मदद किसी ने नहीं की थी, वेंसडे यूजीन को बताती है कि वह उससे अपने छोटे भाई जैसा लगता है, और फिर वेंसडे यूजीन को लेकर क्रैकस्टोन के बारे में पता करने के लिए ओल्ड मीटिंग हाउस की ओर चल पड़ती है। ओल्ड मीटिंग हाउस के पास पहुंचने पर वेंसडे यूजीन से उसका रिटेनर मांगती है और उसकी मदद से दरवाज़ा खोल लेती है और यूजीन को बाहर पहरा देने के लिए छोड़कर खुद अंदर चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेंसडे को वहां मीटिंग हाउस की एक तस्वीर दिखती है जो 1625 की होती है। उस तस्वीर में उसे वह लड़की भी दिखती है। वेंसडे थिंग को बताती है कि यह वही लड़की है जिसे वेंसडे ने अपने विजन में देखा था और उसके पास वही किताब भी होती है जो वेंसडे ने अपने विजन में देखा होता है। इधर वेंसडे के गायब होने के कारण मिसेस एर्लिन उसे ढूंढने लगती है और बियांका से उसके बारे में पूछती है। बियांका एर्लिन को बताती है कि वेंसडे वही होगी जहां उसे नहीं होना चाहिए। इधर वेंसडे को वही काली किताब मिल जाती है, पर खोल कर देखने पर पता चलता है कि यह किताब खाली है। तब तक वहां मिसेस एर्लिन आ जाती है और वेंसडे से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वेंसडे के हाथ में किताब देखकर वह वेंसडे को बताती है कि यह एक रेप्लिका है और असली किताब 2 महीने पहले ट्रायल के दौरान चोरी हो गई थी। वेंसडे एर्लिन से असली मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है, जिस पर एर्लिन उसे बताती है कि इस बारे में वह कुछ भी नहीं जानती। आगे हमें इनिड के स्टोर को दिखाया जाता है जहां से एक पागल जैसा दिखने वाला एक आदमी कैमरा चोरी कर लेता है। इधर एमिट एजेक्स को इम्प्रेस करने में लगी होती है और एजेक्स यह नहीं समझ पा रहा होता है। इस पर इनिड फ्रस्ट्रेटेड होकर एजेक्स से कहती है कि एजेक्स मुझे डेट पर चलने के लिए पूछो, और फिर एजेक्स एनिड को डेट पर चलने के लिए पूछता है जिससे एनिड बहुत खुश हो जाती है। इधर हम जेवियर को एक कॉफ़ी शॉप पर काम करते हुए देखते हैं। वहीं वेंसडे भी होती है जो जेवियर को बताती है कि वह टायलर से मिलने के लिए आई है, पर जेवियर को यह बात पसंद नहीं आती। जेवियर वेंसडे को टायलर से मिलने से मना करता है। वेंसडे जेवियर की बात नहीं मानती और टायलर को बुला लेती है। टायलर के आने पर वेंसडे टायलर से ओरिजिनल पिलग्रिम मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है और उस हाउस को मैप पर लोकेट करने के लिए कहती है, जो मैप वेंसडे अपने साथ लाई थी।
टाइलर हाउस की लोकेशन बता देता है पर वेंसडे को वहाँ जाने से मना करता है। वेंसडे वहाँ से जाने लगती है। इस पर टाइलर वेंसडे से कहता है कि मेरी शिफ्ट 2 बजे खत्म हो जाएगी, फिर हम साथ चलेंगे उसको ढूंढने के लिए। पर वेंसडे टाइलर को मना कर देती है और फिर वेंसडे उस खंडहर में पहुंच जाती है। पर वेंसडे को वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी वहां एक आदमी आ जाता है और वेंसडे के ऊपर चिल्लाता है और वेंसडे को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। वेंसडे थिंग को इशारा करती है और थिंग उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और दबाने लगता है, जिससे वह आदमी डरकर भाग जाता है। वेंसडे थिंग से कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। थिंग वेंसडे को इशारा करता है कि कुछ छू कर देखो। इस पर वेंसडे थिंग को बताती है कि उसे साइकिक विजन्स अचानक ही दिखती हैं। पर थिंग की जिद करने पर वेंसडे उसे सब कुछ छू कर दिखाने लगती है, पर कुछ नहीं होता है। जिस पर वेंसडे थिंग को फिर बताती है कि उसे झलकियाँ अचानक ही आती हैं। पर तभी वह दरवाजे को छूती है और उसे साइकिक विजन आता है, जिसमें वह देखती है कि उसी के जैसी दिखने वाली एक लड़की को भीड़ घेर कर परेशान कर रही होती है और सब उसे चुड़ैल कह रहे होते हैं और सभी उसे मार डालना चाहते हैं। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आता है और कहता है कि गुडी एडम्स, तुम चुड़ैल हो, जादूगरनी हो और तुम्हें मरना होगा। पर गुडी एडम्स कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, दोषी तुम लोग हो। हम लोग यहाँ पहले से रहते आए हैं और हम सब यहाँ शांति से रहते थे, पर तुमने हमारी जमीन लूट ली, लोगों की हत्याएं की, हमारा सब कुछ छीन लिया, इसलिए दोषी तुम हो। इतना कहते ही गुडी क्रैकस्टोन के ऊपर चाकू से हमला करती है और उसके चेहरे पर एक घाव बना देती है। पर तभी सब लोग गुडी को पकड़ लेते हैं। क्रैकस्टोन गुडी को एक थप्पड़ मारता है और उसे घर में बंद कर देता है, जिसमें गुडी के पेरेंट्स भी होते हैं और ढेर सारे लोग जंजीरों से बंधे होते हैं। वेंसडे यह सब वहीं एक डब्बे के पीछे से छिपकर देख रही होती है और फिर क्रैकस्टोन उस घर में आग लगवा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाना चाहती है उनकी जंजीरें खोलकर, पर गुडी की माँ उसे बताती है कि हमें जंजीरों के जरिए जमीन से बांध दिया गया है और हम भाग नहीं सकते, और वह गुडी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। गुडी वहाँ से नहीं जाना चाहती है अपनी माँ को छोड़कर, पर उसे भागना पड़ता है। वेंसडे उसे जाते हुए देखकर गुडी के पीछे जाना चाहती है, पर धुएं की वजह से वह जा नहीं पाती है। फिर वेंसडे खुद को एक अनजान जगह पर खड़ा पाती है। तब वह भी गुडी भागती हुई आती है और वेंसडे से कहती है कि क्रैकस्टोन हम में से सबको मार देगा। तभी वहाँ क्रैकस्टोन भी आ जाता है और कहता है कि तुम बच नहीं सकती। पर तभी वेंसडे अपने विजन से बाहर आ जाती है और थिंग को बताती है कि मैंने अपनी विजन वाली लड़की को फिर देखा, उसका नाम गुडी एडम्स है और मुझे लगता है कि वह मेरी 400 साल पुरानी पूर्वज है। पर तभी वहाँ कुछ हलचल होता है और वेंसडे देखने लगती है। वेंसडे को वही राक्षस दिखता है जिसने रोवन को मारा था। वेंसडे उसका पीछा करने लगती है और देखती है कि उस राक्षस के पैरों के निशान अचानक से इंसान के पैरों के निशान में तब्दील हो गए और वह समझ जाती है कि राक्षस कोई इंसान ही है। पर तभी वहाँ जेवियर आता है और वेंसडे उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेवियर उसे बताता है कि वह वेंसडे के पीछे आया है क्योंकि उसने कॉफी शॉप में वेंसडे और टाइलर की बात सुन ली थी। वेंसडे जेवियर को बताती है कि राक्षस एक इंसान है क्योंकि उसके पैरों के निशान राक्षस से इंसान में तब्दील हो गए। जेवियर वेंसडे को निशान दिखाने के लिए कहता है, पर तब तक बारिश की वजह से निशान मिट चुके होते हैं। जेवियर फिर वेंसडे से कहता है कि रोवन वाली बात तुम्हारी शायद सच है। वेंसडे के पूछने पर कि जेवियर को ऐसा क्यों लगता है और वह अब इस बात पर क्यों विश्वास करने लगा, जेवियर वेंसडे को बताता है कि उसने रोवन को मैसेज किया था कि चलो पिछले साल की तरह इस बार भी स्नोबोर्डिंग करने चलते हैं। इस पर रोवन ने तुरंत रिप्लाई दिया और कहा कि उसे इस बार स्नोबोर्डिंग करने नहीं जाना है। पर सच ये था कि जेवियर कभी भी रोवन के साथ स्नोबोर्डिंग करने गया था ही नहीं। फिर जेवियर वेंसडे से उस पुराने मीटिंग हाउस में जाने का कारण पूछता है। वेंसडे जेवियर को बताती है कि उसे क्रैकस्टोन के बारे में और जानना था, इसलिए वह वहां उस पुराने मीटिंग हाउस में गई थी। जेवियर वेंसडे से पूछता है कि क्या वह अपने साइकिक एबिलिटी का यूज करके यह सब पता करना चाहती थी। इस पर वेंसडे जेवियर से पूछती है कि उसे कैसे पता है उसकी एबिलिटी के बारे में।
जिस पर जेवियर वेंसडे को अपने पिता वैकेंट टॉप के बारे में बताता है, जो कि एक साइकिक हैं, और वेंसडे को सलाह देता है कि उससे अपने विजन पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए। आगे वेंसडे जेवियर से कहती है कि उसे रोवन की यह बात सही लगती है कि कोई बुरी घटना घटने वाली है, जिसे वेंसडे रोकना चाहती है, और यह कहकर वेंसडे वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग सिटी स्क्वायर पर जमा हो गए हैं क्रैकस्टोन की मूर्ति के अनावरण के लिए। तभी वेंसडे भी वहां होती है अपने चेलो के साथ परफॉर्मेंस के लिए। मेयर भाषण देते हैं और फिर मूर्ति का अनावरण करते हैं। वेंसडे भी परफॉर्मेंस शुरू करती है। तभी हम थिंक को देखते हैं, जो एक माचिस की तीली जलाकर बारूद के एक पाथ पर फेंक देता है, जो कि स्टैच्यू तक जाता है, और स्टैच्यू के पास एक तेज धमाका होता है और वह स्टैच्यू जलने लगता है। सभी लोग धमाके से दूर भाग जाते हैं, पर वेंसडे वहीं मूर्ति के सामने बैठकर अपना चेलो बजाती रहती है। धीरे धीरे ब्रॉन्ज की बनी हुई पूरी मूर्ति पिघल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को अपने ऑफिस में बुलाकर डांट रही होती है और कहती है कि इस बार हद पार हो गई है। मेयर बहुत गुस्से में है और वेंसडे को इस किए गए काम का कारण बताना होगा, पर वेंसडे कुछ भी जानने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। पर वीम्स नहीं मानती है और वेंसडे को ही इस फसाद का कारण बताती है। इस पर वेंसडे वीम्स से कहती है कि मैं आउटकास्ट के खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचार के खिलाफ खड़ी हूँ, और अगर यह गलत है तो मैं दोषी हूँ। वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स से कहती है कि जेरिको में आउटकास्ट डे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोसेफ क्रैकस्टोन एक अत्याचारी और हत्यारा था। क्या आप यह बात नहीं जानती हैं? वीम्स वेंसडे से कहती है, मुझे मालूम है, पर मेरे और तुम्हारे सोचने में यही फर्क है। जहाँ तुम्हें बुराई दिखती है, वहाँ मैं मौका देखती हूँ, पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका, ताकि शांति कायम हो सके नॉर्मल लोगों और आउटकास्ट के बीच। वेंसडे वीम्स से कहती है कि अब भी सब कुछ क्रैकस्टोन के टाइम जैसा ही है। अब भी नॉर्मल लोग हमसे नफरत करते हैं और मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। और फिर वेंसडे वहां से जाने लगती है, पर प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को चेतावनी देती हैं और कहती हैं कि मेरी नज़र तुम पर है। इधर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसने इनिड की दुकान से कैमरा चुराया था। वह कैमरा स्टार्ट कर ही रहा होता है, तभी उस पर मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर इस बार उस मॉन्स्टर की तस्वीर कैमरे में कैद हो जाती है। फिर हम इनिड को देखते हैं, जो पूरी तैयार हो चुकी होती है डेट के लिए, और वेंसडे टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रही होती है। इनिड काफ़ी खुश होती है क्योंकि वह एजेक्स के साथ डेट पर जा रही होती है। इनिड वेंसडे से गुड लक कहने को कहती है और वेंसडे के कहने पर वह वहाँ से चली जाती है। इधर हम यूजीन को देखते हैं, जो जंगल में होता है अपने काम से, पर तभी वह पुलिस की गाड़ियों को देखता है। फिर हमें मिसेस थॉर्नहिल दिखाई जाती हैं, जो सबसे छिपकर सीक्रेट लाइब्रेरी में जा रही होती हैं। आगे हमें एजेक्स दिखाया जाता है, जो मिरर को टॉयल से ढककर नहाने जाता है, पर तभी उसका टॉयल मिरर पर से गिर जाता है और वह गलती से खुद को ही स्टोन कर लेता है। इधर इनिड एजेक्स का इंतजार करते करते थक जाती है, पर फिर भी वह वेट करती रहती है। फिर हमें प्रिंसिपल वीम्स को दिखाया जाता है, जो वेंसडे की मॉम मार्टिसिया के फोटो वाले पेज को फाड़कर जला देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेंसडे की मॉम से वीम्स कितना नफरत करती हैं। फिर हमें डॉक्टर किनबॉट दिखाई जाती है, जो मरे हुए जानवरों के लिए कपड़े बना रही होती हैं, जिन जानवरों को हमने इनिड के स्टोर में भी देखा था। फिर हमें टाइलर दिखाया जाता है, जो बाथटब में जानबूझकर खुद को डुबो लेता है। आगे फिर हमें इनिड दिखाई जाती है, जो अब थक चुकी होती है एजेक्स का इंतजार करते करते, और गुस्से से अपने पंजों से एक बस को बुरी तरह नोच देती है। फिर हमें जेवियर दिखाया जाता है, जिसके गर्दन पर गहरे पंजों के निशान लगे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी अभी उसकी लड़ाई किसी जानवर से हुई हो। आगे हमें ऑफिसर शेरिफ दिखाए जाते हैं, जिन्हें कैमरे की मदद से उस राक्षस की एक तस्वीर मिल जाती है, और तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि वेंसडे के थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी।
और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई कमी लगी हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप अगली मेरी वीडियो को मिस ना करो। तो जल्द ही मिलते हैं वेंसडे के 4th एपिसोड के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है, और तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू एंड गुड बाय।